हेलो स्टूडेंट्स, नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग करने वाले हैं सेंट्रल बैंक पार्ट 3। तो बच्चों, आज का फर्स्ट टॉपिक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता क्या है बच्चों? तो कहेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का सेंट्रल बैंक है जो इंडिया के मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण करता है या इंडिया के मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करता है। साथ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया के मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट भी करता है। और साथ में आरबीआई देश में इकोनॉमिक स्टेबल बनी रहे, इसको मेंटेन करने का काम भी आरबीआई का होता है बच्चों। तो आरबीआई क्या है बेसिकली? तो कहेंगे आरबीआई इंडिया का सेंट्रल बैंक है जो इंडिया के मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करता है या फॉर्मुलेट करता है, और साथ में कोशिश करता है कि कंट्री का इकोनॉमिक स्टेबल बनी रहे। कंट्री में इकोनॉमिक स्टेबल मेंटेन करने का काम भी आरबीआई का होता है बच्चों। सेकंड कहेंगे आरबीआई की स्थापना, यानी कि आरबीआई इस्टेब्लिश्ड हुआ था आपका 1 अप्रैल 1935। और जब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था उस समय इसका टोटल कैपिटल था 5 करोड़ इंडियन रुपीज़, जो कि 5 लाख शेयर्स में 5 लाख इक्विटी शेयर्स में डिवाइड थे, जिसका एक शेयर का वैल्यू 100 रुपीज़ था। तो बच्चों, आरबीआई क्या है? आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 अप्रैल 1935। कितना करोड़ कैपिटल के साथ? 5 करोड़ कैपिटल के साथ, जो कि 5 लाख इक्विटी शेयर में डिवाइड था, जिसका एक शेयर का वैल्यू आपका 100 रुपीज़। बच्चों, एक बात याद रखोगे कि 1 जनवरी यानी कि 1 जनवरी 1949 को आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया था, यानी कि आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड ऑन जनवरी 1, 1949। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों की फंक्शंस ऑफ द आरबीआई। आरबीआई के क्या क्या काम होते हैं? तो फर्स्ट काम है बच्चों मॉनेटरी अथॉरिटी, यानी कि आरबीआई का मेन काम होता है मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण करना, मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना। तो आरबीआई का मेन काम क्या हो गया? मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण करना, मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना। और ऐसा इसलिए करती है जिससे कंट्री का जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल कर सके, इकोनॉमी स्टेबल बनी रहे, करेंसी स्टेबल हो, और साथ में सुनिश्चित करती है कि प्रोडक्शन सेक्टर में क्रेडिट अवेलेबल हो। तो आरबीआई का मेन फंक्शन क्या हो गया बच्चों? मॉनेटरी अथॉरिटी, यानी कि आरबीआई कंट्री का मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण करता है, मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है, जिससे कंट्री में इकोनॉमी स्टेबल हो, इन्फ्लेशन पे कंट्रोल हो, और साथ में सुनिश्चित करता है कि प्रोडक्शन सेक्टर में क्रेडिट एनी टाइम अवेलेबल हो। इसके लिए आरबीआई मेन काम करती है। सेकंड फंक्शन है बच्चों रेगुलेटर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, यानी कि आरबीआई क्या करती है? पूरे फाइनेंशियल सिस्टम पे नज़र रखती है, पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को सुपरवाइज करती है, रेगुलेट करती है। फाइनेंशियल सिस्टम में क्या आ जाएगा बच्चों? कमर्शियल बैंक्स आ जाएंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगे, नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ जाएंगे। तो जितने भी आपके फाइनेंशियल सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम है, इसको रेगुलेट करने का काम, सुपरवाइज करने का काम आरबीआई का होता है, जिससे फाइनेंशियल स्टेबल मेंटेन हो, और साथ में जो इन्वेस्टर्स होते हैं, डिपॉजिटर्स होते हैं, उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो। इसके लिए भी आरबीआई काम करती है। नेक्स्ट फंक्शन है बच्चों करेंसी या नोट इशू करना। तो इंडिया में आरबीआई के पास मोनोपोली राइट होता है कि वो इंडिया में नोट इशू करे या करेंसी इशू करे, और साथ में आरबीआई सुनिश्चित करता है, इंश्योर करता है कि जो नोट है उसका सप्लाई पर्याप्त मात्रा में हो, जिससे इकोनॉमी का ट्रांजैक्शन रुके नहीं, ट्रांजैक्शन में कोई बाधा ना हो। नेक्स्ट फंक्शन है बच्चों फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, यानी कि आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट को मैनेज करती है, कंट्रोल करती है, जिससे एक्सटर्नल ट्रेड में सुविधा हो, एक्सटर्नल पेमेंट में सुविधा हो। और साथ में आरबीआई एक्सटर्नल ट्रेड को डेवलप करने में भी प्रमोट करती है कि एक्सटर्नल ट्रेड हमारा क्या हो? डेवलप हो। और इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को मेंटेन करने का काम, मैनेज करने का काम भी आरबीआई का होता है, यानी कि सेंट्रल बैंक का होता है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों डेवलपमेंट रोल। आरबीआई क्या करती है? पूरे फाइनेंस सिस्टम में, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में डेवलपमेंट की भूमिका में काम करता है, जिससे फाइनेंस सिस्टम प्रमोट किया जा सके, और साथ में जिस सेक्टर में क्रेडिट की ज़रूरत हो वहाँ पे क्रेडिट अवेलेबल करवाया जाए। तो आरबीआई डेवलपमेंट रोल की भूमिका में भी होता है। साथ में आरबीआई गवर्नमेंट के बैंक के रूप में भी काम करता है। आरबीआई गवर्नमेंट के बैंक के रूप में कैसे काम करता है? तो गवर्नमेंट की तरफ से सारे ट्रांजैक्शंस आरबीआई करती है, पब्लिक डेट्स हो या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को इशू करना है, ये सारे काम आरबीआई करती है। आरबीआई का नेक्स्ट फंक्शन है बैंकर्स बैंक,
आरबीआई कमर्शियल बैंक के बैंकर के रूप में भी काम करती है। जैसे हम पब्लिक का कौन सा बैंक हो गया, कमर्शियल बैंक, उसी तरह कमर्शियल बैंक का कौन सा बैंक हो गया, आरबीआई। तो आरबीआई क्या करती है, कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करती है, इसलिए आरबीआई को लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट कहा जाता है, मतलब अंतिम ऋणदाता। नेक्स्ट टॉपिक है गवर्नेंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो बच्चों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नेंस कौन करता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसका अपॉइंटमेंट या जिसका सिलेक्शन इंडिया का गवर्नमेंट करती है। तो द आरबीआई इज गवर्न बाय अ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेकेंड है बच्चों कि इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन मेंबर होते हैं। तो एक तो आपका गवर्नर हो गया, एक हो गया डिप्टी गवर्नर, और कुछ और भी डायरेक्टर्स होते हैं जो अलग अलग इकोनॉमिक सेक्टर में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। और करेंट में आरबीआई का गवर्नर है शक्तिकांता दास 2024 के अकॉर्डिंग। तो नोट में यहाँ लिखा हुआ है बच्चों कि आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो आरबीआई का गवर्नेंस किसके द्वारा किया जाता है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसका अपॉइंटमेंट या जिसका सिलेक्शन कौन करती है, जिसको अपॉइंट कौन करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। और इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन मेंबर होंगे, तो गवर्नर, डिप्टी गवर्नर्स और अदर डायरेक्टर्स जो अलग अलग इकोनॉमिक सेक्टर में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। करंट गवर्नर आरबीआई का है आपका शक्तिकांता दास एज ऑफ 2024, और आरबीआई का हेडक्वार्टर बच्चों कहाँ है, मुंबई में। नेक्स्ट लेक्चर है बच्चों व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी। तो कहेंगे मॉनेटरी पॉलिसी वह पॉलिसी होता है जिसका निर्माण सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है। तो या ऐसे भी कह सकते हो वह पॉलिसी जिसका फॉर्मुलेशन करना और इम्प्लीमेंट करना किसके द्वारा किया जाता है, सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है। और मॉनेटरी पॉलिसी इसलिए बनाए जाते हैं जिससे कंट्री का जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा किया जा सके, जैसे कि इन्फ्लेशन पे कंट्रोल हो, एम्प्लॉयमेंट आपका प्रमोट हो, एम्प्लॉयमेंट मेंटेन हो, और हमारा कंट्री का जो इकोनॉमी है वो स्टेबल रहे, इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाया जाता है। तो बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी बनाता कौन है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और क्यों बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी, जिससे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हमारा पूरा हो सके, जैसे महंगाई पे हम कंट्रोल कर सके, रोज़गार को बढ़ाए, रोज़गार मेंटेन हो हमारा, और साथ में कह सकते हो कि हमारा जो इकोनॉमी है वो स्टेबल रहे। तो ये था मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी इज़ द प्रोसेस बाय विच अ सेंट्रल बैंक लाइक द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वही मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। और इसलिए बनाती है ताकि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक गोल को पूरा कर सके, मनी सप्लाई पे कंट्रोल हो, इन्फ्लेशन पे कंट्रोल हो, और भी बहुत सारे मॉनेटरी फैक्टर्स हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण किया जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी का फॉर्मुलेशन किया जाता है, और ये काम किसका होता है, सेंट्रल बैंक का। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा द मोनोपोली राइट ऑफ अ सेंट्रल बैंक टू इशू करेंसी नोट्स हैज सेवरल मेरिट्स। यानी कि सेंट्रल बैंक के पास मोनोपोली राइट होता है कि वो नोट इशू करे। तो इसके क्या क्या मेरिट्स होते हैं, क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो बच्चों आप लोग ध्यान से पढ़ोगे। ये तो आप लोग पहले से जानते हो कि सेंट्रल बैंक के पास मोनोपोली राइट होता है कि वो नोट इशू करे। इसका क्या एडवांटेज है, तो इससे मनी सप्लाई पे कंट्रोल बना रहता है। अगर सेंट्रल बैंक के पास मोनोपोली राइट है नोट इशू करने का, तो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि मनी सप्लाई कंट्रोल में रहेगा, साथ में जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो क्या होगा, इफेक्टिव बनता है। यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी जो बनाया गया वो क्या हो, इफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी होगा, और साथ में हमारा कंट्री का जो इकोनॉमी है वो स्टेबल रहेगा। यानी कि सेंट्रल बैंक के पास जो मोनोपोली राइट होता है नोट इशू करने के, इसके कुछ फ़ायदे हैं। क्या फ़ायदे हैं, एक तो है कि मनी सप्लाई पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ऊपर से एक और कह सकते हो कि जो कंट्री का जो करेंसी है उस पर लोगों का ट्रस्ट होता है, उस पर लोगों का ट्रस्ट बना रहता है कि कौन नोट इशू कर रहा है, तो गवर्नमेंट ऑथराइज ऑर्गेनाइजेशन करती है यानी कि आरबीआई। इससे लोगों का उस नोट पे, उस करेंसी पे विश्वास होता है, ट्रस्ट होता है। प्रिवेंट्स काउंटरफेटिंग। काउंटरफेटिंग का मतलब होता है कि फेक करेंसी प्रोड्यूस करना, नकली नोट का उत्पादन करना, नकली नोट बनाना। तो इन सब चीज़ों को रोकना, एकदम से रोकना, ये सेंट्रल बैंक तभी पॉसिबल है जब सेंट्रल बैंक के पास मोनोपोली राइट हो नोट इशू करने का। साथ में सेंट्रल बैंक के पास जब नोट इशू करने का मोनोपोली राइट होता है तो इसका एक और एडवांटेज है कि मॉनेटरी पॉलिसी इफ़ेक्टिव हो, इसमें भी सपोर्ट करता है, और साथ में कंट्री का इकोनॉमी क्या हो, स्टेबल हो। तो फ़ायदे हैं बच्चों। लाभ है कि अगर सेंट्रल बैंक के पास
सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास अधिकार हो नोट इशू करने का। क्या क्या एडवांटेज है? एक एडवांटेज है कि मनी सप्लाई कंट्रोल रहेगा, एक है कि लोगों का करेंसी पे ट्रस्ट होगा, काउंटर फेटिंग रोके जा सकते हैं, मतलब कि जो नकली करेंसी बनाने का जो है उसको हम ख़त्म कर सकते हैं, वो एकदम ज़रूरी है। और हमारा मॉनेटरी पॉलिसी इफ़ेक्टिव हो, उसमें भी सपोर्ट करता है, और साथ में हमारा इकोनॉमी स्टेबल हो। इसलिए सेंट्रल बैंक के पास अधिकार होने चाहिए, सही चीज़ है। सेंट्रल बैंक इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो इंडिया में क्या करती है, नोट इशू करती है, और उस सेंट्रल बैंक का नाम क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो फ़ायदे हैं बच्चों। नेक्स्ट है क्रेडिट कंट्रोल में क्या क्या डिफ़िकल्टीज होती है। क्रेडिट कंट्रोल का मतलब क्या होता है बच्चों? क्रेडिट का रेगुलेट करना, क्रेडिट का रेगुलेशन करना, क्रेडिट को मैनेज करना, यानी कि कब क्रेडिट को बढ़ाना है, कब क्रेडिट को कम करना है, कमर्शियल बैंक पब्लिक को कितना तक क्रेडिट दे सकती है, उस पर क्या इंटरेस्ट चार्ज होगा, ये सारा रेगुलेट करने को ही क्रेडिट कंट्रोल कहते हैं। और इसका क्रेडिट कंट्रोल करने का काम किसका होता है? सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई का होता है। ये हम लोग पिछले लेक्चर में क्रेडिट कंट्रोल हम लोगों ने पढ़ रखा है। क्रेडिट कंट्रोल करने में बहुत सारी परेशानियाँ होती है, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज होती है। तो क्या क्या डिफ़िकल्टीज होगा बच्चों? एक है आपका क्रेडिट अदर देन बैंक क्रेडिट। सेंट्रल बैंक केवल बैंक क्रेडिट को ही कंट्रोल कर सकती है, यानी कि बैंक के द्वारा जो क्रेडिट दिए जाते हैं, जो उधार दिए जाते हैं, सेंट्रल बैंक केवल बैंक क्रेडिट को ही कंट्रोल कर सकती है। लेकिन जो अदर देन बैंक क्रेडिट है उसको सेंट्रल बैंक कंट्रोल नहीं कर सकती, जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया। तो इन सब जैसे क्रेडिट पे, यानी कि जो अदर देन बैंक क्रेडिट है उस पर सेंट्रल बैंक का कंट्रोल नहीं होता। तो ये एक सबसे बड़ा डिफ़िकल्टीज है क्रेडिट कंट्रोल में। सेकेंड है बच्चों लैक ऑफ कंट्रोल ऑन ऑल बैंक्स, यानी कि सेंट्रल बैंक सारे बैंक्स पे कंट्रोल नहीं कर सकती। सेंट्रल बैंक का किस पे कंट्रोल होता है? केवल डोमेस्टिक बैंक्स पे कंट्रोल होता है, क्योंकि जो फॉरेन बैंक्स है उस पर सेंट्रल बैंक का कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो ये एक डिसएडवांटेज हो गया, डिफ़िकल्टीज हो गया क्रेडिट कंट्रोल का। एक हो गया लैक ऑफ कंट्रोल ऑन नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स। जब सेंट्रल बैंक क्रेडिट कंट्रोल करती है तो वे केवल कौन से फैक्टर्स पे कंट्रोल कर सकती है? जो मॉनेटरी फैक्टर्स है। लेकिन बहुत सारे कंट्री में नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि राजनीतिक अस्थिरता, मतलब पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन, ऊपर से कंज्यूमर का जो कॉन्फिडेंस है, इससे क्रेडिट का डिमांड और सप्लाई प्रभावित होता है। और ये सारे नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स हैं, और सेंट्रल बैंक का नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, वो केवल मॉनेटरी फैक्टर्स पे कंट्रोल कर सकती है। तो एक और डिफ़िकल्टीज क्या हो गया कि सेंट्रल बैंक सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी फैक्टर्स पे कंट्रोल कर सकती है, नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स पे कंट्रोल उसका नहीं होता। एक और डिफ़िकल्टीज है बच्चों क्रेडिट कंट्रोल में लैक ऑफ कंट्रोल ऑन अल्टीमेट यूज ऑफ क्रेडिट। मतलब कि जो पब्लिक जो क्रेडिट लेता है, जो उधार लेता है, तो उस उधार का, उस क्रेडिट का पब्लिक क्या यूज़ कर सकती है, इस पर भी सेंट्रल बैंक का कोई कंट्रोल नहीं है। मतलब कि पब्लिक उधार लिया बिजनेस के लिए और उसको सट्टे में लगा दिया, ये सब एक्टिविटी पे सेंट्रल बैंक का कंट्रोल नहीं होता है। ये पब्लिक के ऊपर है कि पब्लिक उधार ले रही है और बिजनेस में लगा के वो सट्टे में लगा रही है। तो यहाँ पे सीधे सीधे कह रहा है कि लैक ऑफ कंट्रोल ऑन अल्टीमेट यूज ऑफ क्रेडिट का मतलब कि जो क्रेडिट यूज करते हैं उस पर वो किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, उस पर सेंट्रल बैंक का कोई कंट्रोल नहीं होता है बच्चों। तो ये है डिफ़िकल्टीज क्रेडिट कंट्रोल का। तो इस तरह से बच्चों हमारा सेंट्रल बैंक कंप्लीट हो गया। 3 पार्ट में लेक्चर बना है बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट करके देख लोगे बच्चों। प्लेलिस्ट बना हुआ है इकोनॉमिक्स, आप लोग चेक करके वहाँ भी आप लोग देख सकते हो। तो चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।